Hello everyone, welcome back to our channel. 8th class in particular, since I am teaching 8th biology here, and today we are going to start with the 4th chapter of biology, ecosystem. ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक चैप्टर है जो कि आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे. इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आई होप यू बीन वॉचिंग द प्रीवियस चैप्टर्स विच आई हैव डन. एंड अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए. तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम क्या होता है? सबसे पहली बात ये, अब देखो हमारे चारों ओर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बचपन से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे जो चारों ओर की जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे कितनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट है. तो कुछ वो तो प्लांट्स एंड एनिमल जो हैं वो तो लिविंग कैटेगरी में आ गए. इसके अलावा नॉन लिविंग बहुत सारा एनवायरनमेंट है हमारा. एयर अराउंड अस, वाटर, सॉइल, जितने भी नॉन लिविंग स्टफ है हमारा. अब तो मैन मेड बहुत सारे नॉन लिविंग स्टफ है, तो वो सारा भी एक एनवायरनमेंट है. मतलब हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट आर एनवायरनमेंट. whatever is present there सराउंडिंग्स में हमारी, दैट इज़ आर एनवायरनमेंट. ठीक है, सब कुछ हमारा एनवायरनमेंट है. एनवायरनमेंट में हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी आते हैं. ठीक है, लिविंग फैक्टर्स आते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं, और नॉन लिविंग में ही क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी आते हैं. अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है इंट्रोडक्शन में कि व्हेन वी लुक अराउंड वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे ऑल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडीशंस. हर एनिमल की, हर प्लांट की कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. तो है ना, कुछ एनिमल्स आपने देखा है कि बिल्कुल स्नोई रीजन्स में रहते हैं, कुछ डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, कुछ नॉर्मल ट्रॉपिकल एरियाज में, कुछ टेम्परेट एरियाज में. ज्योग्राफी में आपने ये सब पढ़े होंगे कि ट्रॉपिकल, टेम्परेट या बहुत जो ठंडे रीजन्स होते हैं, टुंड्रा रीजन है, वो क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं. सिमिलरली विथ प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स के लिए भी डिफरेंट कंडीशंस चाहिए. कुछ प्लांट्स जो है वो धूप में ग्रो करते हैं, कुछ आउटडोर प्लांट्स होते हैं ना जो कि बहुत हार्श सनलाइट में भी ग्रो कर जाते हैं. कुछ डेलिकेट प्लांट्स होते हैं जिनको कि हम अंदर रखते हैं, इंडोर प्लांट्स बोलते हैं जिनको. तो उसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ज़ेरोफाइट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, दी एसेंस इज कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि एवरी पर्सन इज़ अ यूनिक इंडिविजुअल. हमारी कोई खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ खास हैबिट्स होती हैं, कुछ खास रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ साइकिल लीड करता है. ओके, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे चारों ओर जो भी प्रेजेंट है, मतलब मैं अपनी बात करूं कि हम ह्यूमन बींग्स, हम अपने एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, या हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, जो भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, जो कि हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, हम पे असर डाल रहे हैं, वो हमारा एनवायरनमेंट है ना. हम स्टूडेंट्स को कहते हैं ना कि यू नीड अ क्वाइट एनवायरनमेंट, यू नीड अ फेवरेबल एनवायरनमेंट टू स्टडी. या किसी बच्चे का सोशल कंडीशंस ऐसी हैं कि उसके घर का माहौल ठीक नहीं है, तो हम कहते हैं ना कि इसके घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है. बच्चे की ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, हमें एक पॉजिटिव कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए. तो एनवायरनमेंट क्या हो गया? आपके आसपास की वो सारी कंडीशंस जो आपको अफेक्ट कर रही हैं. ठीक है, अगर नहीं अफेक्ट करें तो फिर वो हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड नहीं है, वो पैसिव कंडीशंस हो गई, वी आर नॉट वरीड अबाउट देम. तो आपके बुक में डेफिनेशन क्या दे रखी है? एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. हमारी ज़िंदगी के आसपास जो भी हो रहा है, जैसे कि हमारी लाइफ अफेक्ट हो रही है, दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट. इट मे बी फिजिकल, दैट इज़ नॉन लिविंग, और बायोटिक, दैट इज़ लिविंग. ठीक है, हम जो हैं जैसे हम कहते हैं ना कि आपने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी, या पता नहीं, यू आर नॉट, बहुत आप अभी यंग हैं, आपने पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी, कि हम ये कहते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल. ह्यूमन बींग्स एनिमल तो हैं, बट वी कॉल आवरसेल्व्स सोशल एनिमल्स. क्यों? क्योंकि वी नीड टू इंटरैक्ट विद अदर पीपल टू सर्वाइव. अगर हम कहें कि हमें अलग अलग एक कमरे में बंद करके छोड़ दो और आपका किसी दुनिया से कोई इंटरैक्शन नहीं होगा, तो कैन वी सर्वाइव? वी कैन नॉट सर्वाइव. So we are social animals. That means we need to interact with the society in order to survive. So a living organism lives in close interaction with its environment. That is why we call it a social animal, a social person.
इंटरेक्शन का मतलब ये हो गया, इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ बातें करें। इंटरेक्शन का मतलब यूजुअली क्या होता है कि कन्वर्सेशन। तो इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं है, सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं है। इंटरेक्शन का मतलब गिव एंड टेक, कि मैं आपको कुछ दे रही हूँ, आपसे कुछ ले रही हूँ। जैसे कि हम सोसाइटी को बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देते हैं, या हम कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो हम अपना वर्क एफर्ट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एंड दे पे अस मनी। ऐसे ही है, पेरेंट्स आपको रेज करते हैं विद लॉट ऑफ लव एंड केयर, और उसके बाद आप उनकी देखभाल करेंगे बाद में। तो टीचर्स आपको इनपुट दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, आप उनको जो रिजल्ट देते हैं दैट इज़ द बेस्ट अवार्ड रिवॉर्ड फॉर देम। बहुत खुशी होती है। बच्चे, आपने देखा होगा, कमेंट्स करते हैं कि आई गॉट सो मच मार्क्स आउट ऑफ दिस एंड थैंक्स टू यू, तो आई फील सो प्राउड। ओके, नाउ सो दैट इज़ वाई वी से कि हमारा इंटरेक्शन होता है हमारी सोसाइटी के साथ, दैट इज़ हाउ वी सर्वाइव। नाउ व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? ये तो हो गया एनवायरनमेंट। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एनवायरनमेंट का एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट है। इट इज़ अ ब्लॉक। इकोसिस्टम बहुत तरह के हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। एक एनवायरनमेंट में बहुत तरीके के इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। तो इकोसिस्टम इज़ अ वेरी स्मॉल निश। आपने ये वर्ड सुना है, NICHE, निश। निश इज़ अ प्लेस इन विच आई एम वेरी कंफर्टेबल। मेरा अपना इंडिविजुअल जो स्पेस है, दैट इज़ माई निश। मतलब कि जैसे एक बच्चे होते हैं ना, कि आपकी एज के बच्चे, या थोड़ी और हम देखें कि 10th to 12th वाली जो एज ग्रुप है, बच्चे अपने रूम में रहना पसंद करते हैं। उनके रूम में जो भी जैसे भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, दे डोंट वांट इट टू बी डिस्टर्ब्ड, है ना। मम्मी सफाई करना चाहती हैं तो द चिल्ड्रन डोंट लाइक इट, या मम्मी चिल्लाती रहती है कि बेटा इसको क्लीन कर लो, तो दे डोंट डू इट। इट इज़ देयर ओन इंडिविजुअल स्पेस, इट इज़ देयर निश, दे फील कंफर्टेबल इन देयर एंड दे वांट टू लीव इट एज इट इज़। तो उस स्पेस को, जो हमारा इंडिविजुअल स्पेस होता है, हमारा पर्सनल स्पेस जो है, जिसमें हम कंफर्टेबल रहता है, दैट इज नोन एज आर निश। तो ऐसे ही एनिमल्स के साथ भी होता है। ओके, सो द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज एन इकोसिस्टम। ठीक है, जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने जो चारों ओर हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके साथ, जो हमारा इंटरेक्शन है, मतलब गिव एंड टेक जो चल रहा है, दैट इज़ एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम को हम और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम इज अ यूनिट इन विच डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में खुद भी इंटरैक्ट करते हैं, और उनका जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उससे भी इंटरैक्ट करते हैं। तो दैट इज नोन एज एन इकोसिस्टम। द वर्ड इकोसिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोस, ओइकोस मीनिंग हाउस। और ये जो टर्म थी, दिस वॉज coined by, this was given by Sir Arthur Tansley in 1935। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ए टेंसली या सर आर्थर टेंसली इन 1935 इन्होंने ये टर्म दी थी इकोसिस्टम, जिसको कि आज हम बहुत यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी मच इन वोग। इन वोग का मतलब समझते हो? ये जो मैं बार बार कई बार पढ़ाते समय ये फ्रेज यूज़ करती हूँ, इन वोग मीन्स इन फैशन। ये चीज़ ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग है, तो दैट इज मीन्स द इन वोग मतलब ट्रेंडिंग। ठीक है, ट्रेंडिंग वर्ड शायद आप ज़्यादा एसोसिएट कर पाएंगे। ओके, नाउ इकोसिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम किन किन फैक्टर्स से मिलकर बना है, या किस चीज़ों से मिलकर बना है? तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक, जिनको कि हम लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं, या जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम अबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम पहले बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी भी सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट में रहें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एनवायरनमेंट क्या क्या हो सकते हैं, उनके नीश क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि एक्वेटिक है ना, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं विच प्रेफर एन एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ, जो पानी में रहते हैं, तो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ हो गया। जो ज़मीन पे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, है ना, ज़मीन पे रहते हैं। कुछ डेजर्ट में रहते हैं तो वो डेजर्ट मोड ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं। कुछ हवा में उड़ते हैं तो एरियल मोड ऑफ लाइफ हो गया। अच्छा, एरियल मोड ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि वो हवा में उड़ते हैं। ठीक है, दे कैन फ्लाई, इट डजंट मीन दैट दे लिव इन एयर, नोबडी लिव्स इन एयर। ठीक है, अब एक और टर्म पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं सुनी है, आर्बोरियल। आर्बोरियल मोड ऑफ लाइफ क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ट्रीज पे अपनी मैक्सिमम लाइफ स्पेंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं कि दे आर हैविंग एन आर्बोरियल मोड ऑफ लाइफ। ठीक है, जो कि ट्रीज पे रहते हैं।
आर्बोरियल का मतलब हो गया जो अपना मैक्सिमम लाइफ का स्पैन है वो ट्रीज पे स्पेंड करते हैं, जैसे हमारी बर्ड्स हो गई, स्क्विरल हो गए, मंकीज हो गए, कुछ सम सर्टेन काइंड ऑफ स्नेक्स, पैरट्स, है ना, एनिमल्स लाइक दैट जो कि पेड़ों पे रहते हैं, तो उनको हम आर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब हम क्या कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दे आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, दे इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये सारे के सारे एक दूसरे की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जरूरी नहीं है जैसे मैं हूँ, हम अपनी बात करें कि आप हो, मैं हूँ, हम लोग तो अपने घरों में रह रहे हैं, तो हम कहें कि भाई हमें वो जंगल में जो एनिमल्स रह रहे हैं वो हमें क्यों अफेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं करे लेकिन इनडायरेक्टली एवरीबडी इज रिलेटेड। फूड चेन्स के थ्रू अभी आप इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि इनडायरेक्टली एवरीबडी इज अफेक्टेड। एक एक्टिविटी हम करते हैं तो उससे पूरे ग्लोबली फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड दे आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब ये जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं उस बेसिस को इनको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दे आर दी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, फिर कंज्यूमर्स को हम फर्दर डिवाइड करेंगे। अब प्रोड्यूसर क्या हो गए? प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट मेक देयर ओन फूड, दे आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स और द ऑटोट्रॉफ्स। Autotrophs, all the green plants are examples of autotrophs. अब देखो अपना खाना खुद बना रहे हैं, they are the green plants and they are known as the producers or the autotrophs। मतलब कि they show ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ, ऐसे भी कह सकते हो आप। अब आप ये कहो कि आपकी मम्मी भी तो खाना बनाती है किचन में, तो मम्मी भी ऑटोट्रॉफ हो गई क्या, प्रोड्यूसर हो गई? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम जो ये बात करें ना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये है कि इनको हमने कुछ दिया नहीं हुआ, ये हवा और पानी से अपना खाना बना लेते हैं। ये जो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं ये सराउंडिंग्स में उनके हवा और पानी प्रेजेंट है ना, उससे अपना न्यूट्रिशन बना रहे हैं। तो दैट इज़ वाई ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं या ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स बोलते हैं या प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। भाई मम्मी को तो किचन में दाल चाहिए, चावल चाहिए, रोटी आटा चाहिए, रोटी कह रही हूँ, आटा चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, मसाले चाहिए, है ना। शी नीड सो मेनी इंग्रेडिएंट्स एंड फायर पे उसको कुक करते हैं, तब वो खाना बनता है आपका टेस्टी खाना। लेकिन प्लांट्स क्या है? प्लांट्स को क्या चाहिए? सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स मतलब कि जिनके अंदर क्लोरोफिल है वो हवा में से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ज़मीन से लेते हैं पानी, और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स are also known as producers because they perform photosynthesis. They can synthesize their own food with the help of raw materials present outside. ठीक है, तो ऑल कैटेगरीज, अब ये प्रोड्यूसर्स हो गए, इसके अलावा जो भी ऑर्गेनिज्म मतलब ग्रीन प्लांट्स, हम ग्रीन प्लांट्स कह रहे हैं वो प्रोड्यूसर हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है या जिनकी कुछ लीव्स में क्लोरोफिल है या लीव के कुछ पार्ट में क्लोरोफिल है, वो वाला पार्ट जो है जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं है वो फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, दे डू नॉट अंडरगो फोटोसिंथेसिस। तो ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट प्रोड्यूसर्स आर सेड टू बी हेटेरोट्रॉफ्स। सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स हैं दे आर द प्रोड्यूसर्स, बाकी सब जो हैं वो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं या हेटेरोट्रॉफ्स। अगर आप बात करें ऑटोट्रॉफ्स जो अपना सेल्फ फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स या विच आर डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है कि एक तो ये है कि हर्बीवोर्स एक कैटेगरी है, हर्बीवोर्स आपने देखा है जैसे कि हमारी कैटल हैं, काउज हैं, बफेलोज हैं, गोट्स हैं, डियर है, ये डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट पे ही अपना इनका पूरा न्यूट्रिशन बेस्ड है, सो दे आर हर्बीवोर्स। अब जैसे दूसरे एनिमल्स हैं या हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स ओमनीवोर्स हैं कि हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट दोनों लेते हैं। एक और कैटेगरी है जैसे कि आप बात करो लायंस हैं, टाइगर है, पैंथर्स हैं, दे आर कार्निवोरस है ना, वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, वो प्लांट्स नहीं खाते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। वाई? क्योंकि वो जिन एनिमल्स को खाते हैं वो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो जो एनिमल्स कार्निवोर्स फीड कर रहे हैं जिनके ऊपर या जिनको खा रहे हैं वो एनिमल्स मर जाएंगे, तो कार्निवोर्स को भी फूड नहीं मिलेगा।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो देखो कंज्यूमर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि organisms that cannot make their own food but depend directly or indirectly on the food prepared by the green plants are called consumers. So all the animals in this universe are consumers and they are further divided into three categories. Consumers को फिर से हमने divide किया है कुछ further categories में। अब वो क्या है, पहला है प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और उसके बाद टर्जरी कंज्यूमर्स। तो ये तीन कैटेगरीज है, हम एक एक करके इनको देखते हैं कि इनकी क्या डिटेल्स हैं। नाउ द प्राइमरी कंज्यूमर्स और द हर्बीवोर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो हो गए जो कि जब हम बात कर रहे हैं अपने हायरार्की की कि कहाँ पे, जैसे हम एक्चुअली होता क्या है कि ये एक लेवल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, इकोसिस्टम में कुछ लेवल्स होते हैं जिनको हम ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं, जिसमें कि सबसे नीचे जो है, जैसे आप एक पिरामिड ट्रायंगल बना लीजिए, एक पिरामिड बना लीजिए, तो सबसे नीचे जो होते हैं, सबसे नीचे वाली कैटेगरी क्या होती है, ग्रीन प्लांट्स की, जिनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स। उसके ऊपर जो आते हैं वो हमारे ये प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, या जिनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स बोलते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी आएगी आपकी वो आ जाएगी आपकी सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, और लास्ट में होते हैं टर्जरी कंज्यूमर्स। तो इस तरीके से ये एक हायरार्की होती है, इसको हम पिरामिड ऑफ नंबर्स भी बोलते हैं, या अलग अलग तरीके के पिरामिड्स इस तरीके से हम बना सकते हैं इकोसिस्टम को डिनोट करने के लिए। आगे आप पढ़ेंगे, इनको हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोलते हैं। तो जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं वो सेकंड लेवल में आते हैं, सेकंड टर्जरी लेवल है हमारे जो इकोलॉजिकल पिरामिड का, उसका सेकंड टर्जरी लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। तो अब इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनिमल्स दैट ईट ओनली ग्रीन प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स। मतलब कि या तो डायरेक्टली वो ग्रीन प्लांट्स को खाएं या ग्रीन प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाएं, मतलब उनसे जो भी चारा मिल रहा है या जो भी दाना मिल रहा है वो खाएं, तो दे आर नोन एज दी प्राइमरी कंज्यूमर्स और दी हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल क्या हो गए, काउज, हॉर्सेस, गोट्स, रैबिट्स, ग्रासहॉपर्स, बफेलोज, कैमल, ये सारे जो हैं दीज आर ऑल प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स, क्योंकि प्लांट्स पे ही फीड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, जिनको हम कार्निवोर्स भी बोलते हैं। ये हमारा देखो थर्ड ट्रॉफिक लेवल आ गया, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, अब आ गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल स्नेक्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स। मतलब ये जो अभी थर्ड लेवल है हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड का, और ये कंज्यूमर्स जो हैं वो सेकेंडरी हैं, कार्निवोर्स जो हैं कार्निवोर्स का फर्स्ट लेवल है। ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद आते हैं हमारे टर्जरी कंज्यूमर्स या फिर टॉप के कार्निवोर्स, जो कि हमारे जो पिरामिड है उसमें बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है, टॉप पे प्रेजेंट है। दी आर दी अल्टीमेट कंज्यूमर्स, टर्जरी कंज्यूमर्स, टॉप कार्निवोर्स। ये क्या है, दे ईट सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड दे आर नोन एज द टॉप कार्निवोर्स और द टर्जरी कंज्यूमर्स। इसमें क्या आते हैं, जैसे कि लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, एंड दे आर नॉट ईटन बाय अदर एनिमल्स। मतलब कि लायन, टाइगर, अच्छा ये सेकेंडरी कंज्यूमर हम इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लायन, टाइगर और लेपर्ड ना लिजर्ड को नहीं खाते, फ्रॉग को नहीं खाते, ये बड़े एनिमल्स को खाते हैं, तो इसीलिए इंसेक्ट्स को नहीं खाते। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये टॉप के कार्निवोर हैं, ये बड़े एनिमल्स को खाते हैं, जैसे रैबिट को खाएंगे, गोट को खाएंगे या और डियर को खाएंगे, तो थोड़े बड़े एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। सो दे आर द टर्जरी कंज्यूमर्स और द टॉप कार्निवोर्स और द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ आर इकोलॉजिकल पिरामिड। जो कंज्यूमरिज्म है उसमें ये टॉप में आते हैं। अब इसके ये तो हो गए आपके कंज्यूमर्स। देखो पहले हमारे क्या थे, प्रोड्यूसर्स, अब हमारे हो गए कंज्यूमर्स। ठीक है, आपको ध्यान है कैटेगरीज क्या थी, प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर हो गए, कंज्यूमर को फिर हमने डिवाइड किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी कंज्यूमर्स में। अब हम जो है थर्ड कैटेगरी में आ गए, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके थर्ड कैटेगरी क्या है, स्कैवेंजर्स की। स्कैवेंजर्स क्या है कि अब ये जो आपके टॉप के एनिमल्स मर गए, इनको कौन खाएगा, इनकी बॉडी कैसे डिसइंटीग्रेट होगी, या कैसे इनका जो फ्लैश है वो दोबारा से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में कन्वर्ट होगा। देखिए जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनको बड़े एनिमल्स ने खा लिया, बड़े एनिमल्स मर गए, उनको उनकी हो सकता है डेड बॉडी को कुछ वल्चर्स खा लें, या फॉक्स, हाइनास वगैरह भी खा सकते हैं आफ्टर दे आर डेड, है ना।
लेकिन उसके बाद भी कुछ उनके बॉडी के पार्ट्स बच जाते हैं, तो क्या वहाँ पे जंगल में उनका कोई क्रिमेशन करने थोड़ी जाता है, तो उनके जो बॉडी पार्ट्स रह गए, तो अभी हम ये कह रहे हैं कि डेड एनिमल्स को खाया, वो स्कैवेंजर्स हो गए, वल्चर्स और हाइनास हो गए, ठीक है, इन्होंने डेड एनिमल्स को खा लिया। अब ये जो लायंस और टाइगर्स लेपर्ड्स मरे, या ह्यूज एनिमल्स और हिप्पोपोटामस है या और कुछ है, तो व्हेन दे डाई तो इनकी जो फ्लैश है उस पर फीड करते हैं, जो डेड फ्लैश पे फीड करते हैं उनको हम बोलते हैं वल्चर्स या स्कैवेंजर्स। तो वल्चर्स हो गए, हाइनास हो गए, ये सब जो है डेड मीट को खा लेते हैं। अब डेड मीट को इन्होंने खाया, जितना इनका एपेटाइट था, जितना इनको भूख थी उतना खा लिया, उसके बाद भी इन जो एनिमल्स हैं उनके रिमेन्स बच जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी बोला कि उनको कोई क्रिमेशन करने नहीं आता है, तो वो रिमेन्स का क्या होता है, उन रिमेन्स को दोबारा से इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि छोटे छोटे बैक्टीरिया, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं सॉइल में या सराउंडिंग्स में, वो इनको उनकी बॉडी को कम्प्लीटली डिकम्पोज कर देते हैं। They decompose dead remains of plants and animals to get their food and they are known as decomposers. Example हो गए bacteria and fungi. ये जो microorganisms हैं, these secrete certain digestive enzymes externally on that dead organism and they absorb their food, है ना, absorb कर लेते हैं फूड को, अपने कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो भी वो डेड एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सॉल्युबल हो जाता है और वो उसको यूज़ कर लेते हैं। एंड दे गिव एमिट अ वेरी फाउल स्मेल, उस पर वो सड़ रहा है ना, तो इसका मतलब बैक्टीरिया उस पर एक्ट कर रहे हैं, एंड देन दे कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब जिसे कहते हैं कि ना कि मरने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वो सारे जो एनिमल्स हैं, जो कि प्लांट्स हैं, जो कि डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, दे आर जस्ट री मिक्सड इनटू द सॉइल, और सॉइल फर्टाइल होता रहता है और फिर उसमें नए प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल नेचर में चलती रहती है। ये हो गए हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स, या मतलब लिविंग कंपोनेंट्स जो थे हमारे इकोसिस्टम के, जो एनवायरनमेंट के। अब हम बात करें अबायोटिक कंपोनेंट्स के। अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स। हमारे इकोसिस्टम के जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है देखिए, इसमें एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल, दे आर ऑल्सो नोन एज फिजिकल फैक्टर्स, इनको हम फिजिकल फैक्टर्स भी बोलते हैं, एंड दे इन्फ्लुएंस द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारी लाइफ को बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, इसके बिना हमारी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, है ना, लाइफ की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात हो गई लाइट। अगर आप इमेजिन करोगे अगर लाइट नहीं होगी तो ग्रीन प्लांट्स तो हो ही नहीं सकते। अगर वैसे भी अगर लाइट ना हो हमारी ज़िंदगी में, अंधेरा अंधेरा रहे, तो हम कैसे जी पाएंगे, इट विल बी सो डिफिकल्ट। So the sun is a major source of light on the earth. Green plants need sunlight to make their food. Photosynthesis की process के through green plants अपना food बनाते हैं। अगर sun नहीं होगा तो photosynthesis नहीं होगा, photosynthesis नहीं होगा तो हमें food नहीं मिलेगा। All the organisms directly or indirectly depend on plants for their food. Both plants and animals need sunlight for their growth and development. अगर हमें भी सनलाइट ना मिले, हमें खाना मिलता रहे, हम आपको एक कमरे में बंद कर देंगे, खाना पानी मिलता रहेगा, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो हमें हमारी हेल्थ जो है वो नॉर्मल रही रहेगी, इट विल बी अबनॉर्मल। विटामिन डी मिलता है हमें सनलाइट से, वो बहुत ज़रूरी है हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए, और उसके अलावा कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता अगर विटामिन डी ना हो तो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए, हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए विटामिन डी, सनलाइट बहुत इसेंशियल है। तो उसके बिना कुछ भी नहीं है। और फिर अदरवाइज ऑल्सो सनलाइट से यू फील फ्रेशनेस आती है ना। देन सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर या हीट, है ना, हीट चाहिए हमें, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। अगर सन नहीं होगा तो अर्थ पे हम लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। तो द टेम्परेचर एट अ प्लेस वेरीज फ्रॉम डे टू नाइट। दिन में गर्मी होती है, रात में ठंडक होती है। इट ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट सीजन, सीजनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारी समर्स हैं, समर्स में अभी समर चल रही है, इट इज़ वेरी हॉट, एक्सट्रीमली हॉट। फिर मानसून आएगा, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, देन विंटर्स में और ज़्यादा डाउन हो जाएगा, है ना, चिलिंग हो जाएगी। तो ये सीजन्स आपके चलते रहते हैं, सीजन्स के हिसाब, सीजन्स क्यों होते हैं वो आपको पता है, अर्थ की रोटेशन रेवोल्यूशन है ना, रोटेशन से डे एंड नाइट, रेवोल्यूशन से सीजनल चेंजेस। Most organisms live comfortably at a temperature of about 20 डिग्री सेंटीग्रेड to minus 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये minus 40 नहीं है मेरे ख्याल से, they mean 20 to 40, इनका मतलब ये है शायद 20 डिग्री to
40 डिग्री सेंटीग्रेड की जो रेंज है इस पे, मतलब ये ऑप्टिमम रेंज है, ये माइनस नहीं है, ये मेरे ख्याल से 2 है ना, कि 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर रहता है ये मैक्सिमम एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत कंफर्टेबल ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इनकी लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से चलती है इसमें, ठीक है। अगर कम होगा या ज़्यादा होगा तो फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर तो, वाटर के बिना तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। वी ऑल नीड वाटर टू लिव। हमारी जो बॉडी है दैट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, है ना, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज जो है हमारी वाटर से बनी हुई है। ऑल प्लांट्स नीड वाटर फॉर मेकिंग देयर फूड। प्लांट्स भी वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। उनकी इनफैक्ट हमारी बॉडी में, या हम कहें प्लांट्स की बॉडी में, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं ना, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो बिना वाटर के नहीं हो सकते। पानी के बिना कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। देन दे ऑल्सो नीड वाटर। प्लांट्स को वाटर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड एंड मिनरल्स उसके लिए भी वाटर चाहिए, है ना, जो ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम के थ्रू लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसके लिए भी दे नीड वाटर। Animals need water to carry out various activities in the bodies, like in their bodies, like digestion, excretion। और हम ह्यूमन बींग्स को तो और ज़्यादा पानी चाहिए, वेस्ट भी करते हैं हम बहुत ज़्यादा, कार धोते हैं, नहाते हैं बहुत सारे पानी से, तो पानी तो चाहिए ही चाहिए, सबको चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज सॉइल। प्लांट्स सॉइल के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि सॉइल जो है वो उनकी ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। उनको बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के थ्रू मिलते हैं, वाटर अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट सॉइल के थ्रू। और जो प्लांट्स हैं उसमें प्लांट्स की रूट्स को जो ऑक्सीजन मिलती है वो भी सॉइल के थ्रू मिलती है। सॉइल में पोर्स होते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो रूट्स जो हैं वो सर्वाइव करती हैं, रेस्पायर करती हैं, दैट इज ऑल्सो थ्रू सॉइल। तो ये देखिए, प्लांट्स के नॉट सर्वाइव विदाउट सॉइल, दे गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ। सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड्स एयर टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। अगर आप किसी पौधे को बहुत ज़्यादा पानी दे दो तो वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि उसकी रूट्स जो हैं वो गल जाती है ना। आप कभी मम्मी ने बोला होगा प्लांट्स को वाटर करने को, तो मम्मी मना करते होंगे कि आप एक्स्ट्रा वाटर मत दीजिए, क्योंकि क्या होगा, सॉइल में वाटर लॉगिंग हो जाएगी। एरेशन बहुत ज़रूरी है सॉइल का, मतलब सॉइल में आप इतना पानी दीजिए बस कि उसमें ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है ना वो हो सके, एरेशन पॉसिबल हो। अगर आपने सॉइल में वाटर लॉगिंग कर दी, पानी भर दिया सारे पोर्स में, तो जो रूट्स हैं दे विल नॉट गेट वाटर फॉर द रेस्पिरेशन एंड दे विल डाई। रूट्स को एयर नहीं मिलेगी। मैंने क्या बोला? रूट्स विल नॉट गेट वाटर, रूट्स विल नॉट गेट एयर, एयर नहीं मिलेगी उन्हें एरेशन और रेस्पिरेशन के लिए। देन सॉइल ऑल्सो गिव्स शेल्टर टू एनिमल्स लाइक वर्म्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सॉइल जो है वो बहुत सारे एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक घर है, उनका एक हाउसिंग स्पेस है, घर है, ठीक है। देन एयर, एयर की बात करें तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए सबको एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, हमें भी चाहिए। ग्रीन प्लांट्स भी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं ना, उसकी वजह से वो O2 प्रोड्यूस करते हैं। रेस्पिरेशन में दे टेक इन O2 एंड गिव आउट CO2, एंड फोटोसिंथेसिस में दे टेक इन CO2 एंड गिव आउट O2। देन नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स बाय सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। दीज नाइट्रेट्स आर टेकन अप बाय द प्लांट्स। प्लांट्स को नाइट्रेट्स बहुत ज़रूरी चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन साइकिल होती है ना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, ये सब पूरी साइकिल चलती रहती है। देन विंड, विंड हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अगर एयर को थोड़ी स्पीड में चलाते हैं तो वो विंड बन जाती है, जो कि पॉलन ग्रेन्स के डिस्पर्सल में हेल्प करती है। मतलब प्लांट्स के सीड्स के, पॉलन ग्रेन के, इन सब के डिस्पर्सल में हेल्प करती है विंड। बहुत ज़रूरी है ये डिस्पर्सल। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स लाइक मदार एंड हिप्टेज। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। हमारी जो अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो भी हवा की वजह से रेगुलेट रहता है। हवा बहती रहती है तो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। हवा चलती है तो ठंडक हो जाती है ना। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ फ्लाइट फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि भाई चिड़िया हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको उड़ने के लिए कोई स्पेस चाहिए, वैक्यूम में थोड़ी फ्लाई करेंगी। सो द एयर ऑल्सो प्रोवाइड्स देम अ मीडियम फॉर देयर फ्लाइट, ताकि वो उड़ सकें, अपना एक लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें।
तो आई थिंक हियर वी विल फिनिश विद दिस. ये इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स हम सेकेंड लेक्चर में लेंगे, ठीक है. मैं पहले सोची थी इसी में ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ बायोटिक और बायोटिक में ही करूँगी, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. ओके. तो और भी उसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो फिनिश करते हैं यहाँ पे लेक्चर को. आप देखिए, आपको आई एम श्योर ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा. और फिर भी कोई आपको इश्यूज आते हैं, कोई प्रॉब्लम आते हैं, तो डू लेट मी नो. एंड आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, है ना. शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए. एंड वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. ओके.